अक्सर जब हम रिच डैड पुअर डैड के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि ये पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने की किताब है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक आम भूल है। असल में ये किताब इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सीधा हमारी उस सामाजिक सोच पर चोट करती है जो हमें बचपन से पैसे के बारे में सिखाई जाती है। तो ये सिर्फ पर्सनल फाइनेंस की बात नहीं है, ये तो हमारी पूरी की पूरी आर्थिक सोच को बदलने की बात करती है। तो चलिए आज इसके इसी सामाजिक पहलू को गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर ये समाज, ये सोसाइटी हमें पैसे के बारे में सिखाती क्या है? बचपन से हमें क्या बताया जाता है? रिच डैड पुअर डैड किताब, आप कह सकते हैं, इसी सवाल की जड़ तक जाती है और ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या जो कुछ भी हमने अपने स्कूल से या अपने परिवार से सीखा है, क्या वही आर्थिक सफलता पाने का इकलौता रास्ता है? सोचने वाली बात है ना। देखिए, ये किताब ना असल में दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट, दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ है वो जिसे हम पुअर डैड की मानसिकता कह सकते हैं, जो समाज की पारंपरिक सोच को दिखाती है, मतलब खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, रिस्क मत लो। और दूसरी तरफ है रिच डैड की मानसिकता, जो एक पूरी तरह से अलग रास्ता दिखाती है। ये कहती है कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ, जोखिम को मैनेज करना सीखो। और ये दोनों रास्ते हमें दो बिल्कुल अलग अलग मंजिलों तक ले जाते हैं। तो पहला पॉइंट, और ये बहुत जरूरी है, किताब का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश है वो ये है कि अमीर और गरीब के बीच का फर्क सिर्फ बैंक में रखे पैसों का नहीं होता। रॉबर्ट कियोसाकी साफ साफ कहते हैं कि असली अंतर तो हमारी एजुकेशन में है, हमारी सोच में है और उन सामाजिक नियमों में है जिन्हें हम बिना सवाल किए फॉलो करते रहते हैं। अगर हम समाज को देखें तो मोटे तौर पर हमें ये तीन आर्थिक वर्ग दिखाई देते हैं। पहला, गरीब वर्ग, जो अपनी बेसिक जरूरतों के लिए ही संघर्ष करता रहता है। फिर आता है मध्य वर्ग, जो स्टेबल तो है लेकिन हमेशा बिल, ईएमआई, इन सब के प्रेशर में जीता है। और फिर है अमीर वर्ग, जो अपने संसाधनों का इस्तेमाल और ज्यादा पैसा बनाने के लिए करता है। किताब यही समझाती है कि यह फर्क सिर्फ कमाई का नहीं है, बल्कि पैसे को देखने, उसे समझने और उसे मैनेज करने की सोच का है। तो अब सवाल उठता है कि यह सामाजिक सोच आखिर काम कैसे करती है? किताब इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करती है, आर्थिक जाल। ये एक ट्रैप की तरह है, एक ऐसा जाल जिसमें समाज की जो परंपरागत सलाह है वो हमें और खास तौर पर मिडिल क्लास को फंसा कर रखती है। और ये जाल हमें असली फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत दूर रखता है। और ये जाल बुना कैसे जाता है? उन्हीं बातों से जो हम बचपन से सुनते आए हैं। बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, या फिर रिस्क लेना खतरनाक है, सेफ रहो। अब देखिए, सुनने में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्रैक्टिकल लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के पंख काट देती हैं और हमें एक पहले से तय रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देती हैं। और इस जाल में सबसे ज्यादा कौन फंसता है? मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। वो ना तो पूरी तरह से गरीब है और ना ही अमीर। वो बस एक सेफ रास्ते की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी दौड़ में निकाल देते हैं जिसे किताब में रैट रेस कहा गया है। आप जानते हैं रैट रेस मतलब बस भागे जा रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। इस जाल को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का काम करता है कंज्यूमरिज्म, यानी उपभोक्तावाद। समाज हमें क्या बताता है कि सक्सेस का मतलब है बड़ी कार, महंगा घर, लेटेस्ट फोन, और इसी दिखावे के चक्कर में लोग एसेट्स बनाने की जगह लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो उनकी जेब से पैसा निकालती हैं और उन्हें और भी गहरे कर्ज में डुबो देती हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? किताब का जवाब बहुत सीधा और सिंपल है, अपनी सोच बदलकर। अगर हम अपनी मानसिकता बदल लें तो हम अपनी आर्थिक तकदीर भी बदल सकते हैं। सोच बदलो, भविष्य बदलो। रिच डैड का जो फलसफा है वो 3 पिलर्स पर टिका है। पहला कदम है फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब पहले ये तो समझें कि पैसा काम कैसे करता है। दूसरा कदम है इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसे एसेट्स बनाना जो हमारी जेब में पैसा डालें, ना कि निकालें। और तीसरा और सबसे अहम कदम है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना कि हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे। और पैसे को लेकर हमारी ये जो सोच है, ये बनती कहां से है? इसकी शुरुआत होती है हमारे अपने घर से। हम अक्सर जाने अनजाने में अपने पेरेंट्स की पैसे को लेके जो आदतें होती हैं, जो डर होते हैं, उन्हें अपना लेते हैं। अगर उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि पैसे बचाओ, रिस्क मत लो, तो बहुत मुश्किल होता है कि हम उस दायरे से कभी बाहर निकल पाएं।
अब देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी एक इंसान के अमीर बनने की नहीं है। जरा सोचिए, अगर समाज के ज्यादातर लोग फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएं तो क्या होगा? इसका हमारे समाज पर, हमारी इकोनॉमी पर कितना बड़ा और कितना पॉजिटिव असर पड़ सकता है। एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां हर इंसान को पता हो कि पैसा काम कैसे करता है। वहां क्या होगा? जाहिर है, आर्थिक असमानता कम होगी, लोगों के लिए सोशल मोबिलिटी यानी आगे बढ़ने के मौके ज्यादा होंगे, और सबसे बड़ी बात, ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। और यही बात एंटरप्रेन्योरशिप को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ अपने लिए पैसा कमाना नहीं है। जब कोई एंटरप्रेन्योर एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करता है तो वो अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों के लिए मौके बनाता है, जॉब्स क्रिएट करता है। ये पूरे समाज को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और अगर हम आज के जमाने की बात करें, जहां इन्फ्लेशन मतलब महंगाई लगातार बढ़ रही है, जॉब सिक्योरिटी कम हो रही है, तो ये आइडियाज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई लग्जरी या शौक नहीं है, बल्कि एक बेसिक जरूरत बन चुकी है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश क्या है, हम इसे समझेंगे, लेकिन साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि इसकी आलोचना क्यों होती है, ताकि हमारे पास एक बैलेंस्ड व्यू हो, एक संतुलित नजरिया हो। एक तरफ तो ये सच है कि इस किताब ने लाखों करोड़ों लोगों को इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंस्पायर किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये किताब इस सच्चाई को अनदेखा कर देती है कि समाज में हर किसी के पास एक जैसे मौके नहीं होते, और ये भी कि अपना बिजनेस शुरू करना या इन्वेस्ट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और इसमें रिस्क भी बहुत होता है। तो अगर हम सार निकालें तो किताब का जो कोर सोशल मैसेज है वो 3 बातों पर टिका है। पहला, सामाजिक विकास के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा, लोगों को अपनी पारंपरिक सोच के दायरे से बाहर निकलना होगा। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से ही सबके लिए आर्थिक अवसर पैदा होते हैं। तो ये सिर्फ किसी एक इंसान को अमीर बनाने की बात नहीं है, बल्कि एक बेहतर और मजबूत समाज बनाने की बात है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारी जो आर्थिक कहानी है उसे लिख कौन रहा है, हम खुद या समाज के बनाए हुए नियम? इस सवाल का जो भी जवाब होगा वही हमारी वित्तीय आजादी का रास्ता तय करेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की एक बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के पीछे की फिलॉसफी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो पैसे के बारे में है ही नहीं, ये है पैसे को लेकर हमारी सोच के बारे में। मतलब एक तरफ है पुअर डैड वाली सोच जो हमेशा रिस्क से डरती है, बस एक सेफ सिक्योर नौकरी चाहती है, और दूसरी तरफ है रिच डैड की सोच जो हर मुश्किल में मौके ढूंढती है, हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहती है। और यहीं से बात आगे बढ़ती है। 2 नजरिए, एक जिंदगी। मतलब साफ है कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ बाहर के हालात से उतनी नहीं बनती जितनी हमारी अपनी सोच, हमारे अपने नजरिए से बनती है। किताब में एक बहुत जबरदस्त बात कही गई है, और वो ये कि समस्या पैसे में नहीं बल्कि इंसान की सोच में है। सोचिए जरा, यही बात इस किताब को सिर्फ पैसे की किताब नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल फिलॉसफी बना देती है कि असली बदलाव तो दिमाग में शुरू होता है। तो ये सोच का जाल आखिर है क्या? कैसे ये लोगों को पैसों की तंगी में फंसाए रखता है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हैरानी की बात है कि हमारे ज्यादातर फाइनेंशियल फैसले लॉजिक या हिसाब किताब से नहीं लिए जाते। असल में हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को 2 बहुत ही पावरफुल इमोशंस कंट्रोल करते हैं। ये 2 इमोशंस हैं, डर और लालच। डर हमसे कहता है कि कोई रिस्क मत लो, बस सेफ चलो, और इसी चक्कर में हम अच्छे मौके गवा देते हैं। और फिर आता है लालच, जो हमें जल्दबाजी में गलत जगह पैसा लगाने या बेतहाशा खर्च करने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना ही मकसद नहीं है, तो फिर असली मकसद है क्या? पैसे का असली मतलब क्या है? और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इस फिलॉसफी के मुताबिक पैसा जिंदगी का आखिरी मकसद नहीं है, बल्कि आजादी पाने का एक जरिया है। मतलब पैसा मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने का एक टूल है, और वो मंजिल है आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां काम करने की मजबूरी ना हो, जहां किसी के एसेट से ही इतनी इनकम आ रही हो कि सारे खर्चे आराम से निकल जाएं और फैसले बिना किसी पैसे के दबाव के लिए जा सकें। अब बात आती है कि अगर ये सोच, ये ज्ञान इतना जरूरी है तो ये मिलता कहां से है? क्योंकि ये चीजें तो स्कूल में नहीं सिखाई जाती।
स्कूल और समाज तो हमें एक बनी बनाई स्क्रिप्ट थमा देते हैं ना कि भाई खूब पढ़ाई करो, एक अच्छी सी सेफ नौकरी पकड़ लो और बस लाइफ सेट है। लेकिन क्या वाकई यही एक रास्ता है सफल होने का? क्या समाज का बताया हुआ रास्ता ही सबके लिए सही है? ये किताब इसी सोच को चैलेंज करती है और कहती है कि असली कामयाबी के लिए अपनी एक अलग आजाद सोच होना बहुत जरूरी है। तो किताबी ज्ञान से ज्यादा जोर दिया गया है सेल्फ डेवलपमेंट पर, मतलब आत्मविकास पर। ये एक ऐसा रास्ता है जहां लगातार सीखना होता है, अपने तजुर्बों से सीखना होता है और हाँ, अपनी गलतियों से भी सीखना होता है और प्रैक्टिकल स्किल्स बनानी होती हैं। और जब कोई इस रास्ते पे चलता है तो उसकी सोच और सीखने का तरीका उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां सफलता की परिभाषा ही बदल जाती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि असली सफलता कोई बाहरी चीज नहीं है, जैसे बैंक बैलेंस या बड़ी गाड़ी। नहीं, ये एक अंदरूनी एहसास है, एक इंटरनल एक्सपीरियंस है। तो फिर ये असली सफलता है क्या? इसके 4 पिलर्स बताए गए हैं। पहला, स्वतंत्रता यानी आजादी, अपने हिसाब से जीने की। दूसरा, संतोष या सेटिस्फैक्शन। तीसरा, आत्मविश्वास जो ज्ञान और अनुभव से आता है। और चौथा और सबसे जरूरी, आत्म जिम्मेदारी यानी अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। तो ये पूरी फिलॉसफी आखिर में एक बहुत ही दमदार सवाल पे आके रुकती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। किसी की जिंदगी की कहानी आखिर कौन लिख रहा है, समाज या वो इंसान खुद? किताब रिच डैड पुअर डैड असल में सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। ये है हमारे सोचने के तरीके को बदलने के बारे में, हमारे मेंटल स्ट्रक्चर को बदलने के बारे में। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट क्या है? क्या यह सिर्फ हमारी इनकम पर डिपेंड करता है या फिर हमारी सोच पर, हमारे माइंडसेट पर? यही वो सवाल है जो इस किताब के सेंटर में है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे के पीछे की साइकोलॉजी की। लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी का मानना है कि किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन का उसकी सोच से बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत ही सोचने के तरीके से होती है। अगर सोच लिमिटेड है, डर से भरी है, तो मौके दिखेंगे ही नहीं। लेकिन अगर सोच पॉजिटिव है, हिम्मत वाली है, तो हर मुश्किल में भी नई संभावनाएं नजर आने लगती हैं। तो चलिए अब इस किताब के सबसे बड़े आइडिया पर आते हैं और देखते हैं कि ये जो 2 अलग अलग माइंडसेट्स हैं, अमीर और गरीब, ये असल में है क्या और इनमें फर्क क्या है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है पुअर माइंडसेट जो रिस्क लेने से डरता है, बस प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करता है और फेल होने के डर से कभी कोशिश ही नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ है रिच माइंडसेट जो मौकों को पहचानता है, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है और अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से सीखता है। और सोर्स भी यही बताता है कि गरीबी और अमीरी सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात से भी जुड़ा है कि कोई दुनिया को देखता कैसे है। उसकी सोच ही उसकी हकीकत बन जाती है। अब आते हैं उन 2 जबरदस्त इमोशंस पर जो हमारे पैसे से जुड़े फैसलों पर राज करते हैं, डर और लालच। डर, यह हमें कैसे रोक सकता है? जैसे इन्वेस्ट करने का डर, कोई नया बिजनेस शुरू करने का डर या नौकरी छोड़ने का डर। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग हमें खतरे से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यही डर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये हमें एक सेफ लेकिन लिमिटेड जिंदगी में कैद कर देता है। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। डर इंसान की काबिलियत को बांध देता है। ये हमें वो कदम उठाने ही नहीं देता जो शायद हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हो। अब डर से ठीक उल्टा है लालच, जिसे साइकोलॉजी में रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर कहते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा पाने की एक तेज इच्छा है, एक ऐसा खिंचाव जो हमें उन कामों की तरफ धकेलता है जहां बड़े इनाम का वादा हो। और ये एक बहुत पावरफुल मोटिवेटर हो सकता है। लेकिन अगर इस लालच को कंट्रोल न किया जाए तो ये बेहिसाब खर्च और बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा सकता है। जैसे जब किसी के पास अचानक बहुत पैसा आता है तो वो अक्सर बिना सोचे समझे खर्च करने लगता है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होने की जगह और कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मेंटल ट्रैप्स की जो हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर चुपके से असर डालते हैं। सोचिए, किसी के पड़ोसी ने एक नई कार खरीद ली, किसी दोस्त ने उससे भी बड़ा घर बना लिया और ऑफिस में किसी कलीग की सैलरी बढ़ गई। इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन।
साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर की थ्योरी के मुताबिक हम अक्सर अपनी वैल्यू दूसरों से तुलना करके तय करते हैं और नतीजा हम अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि सामाजिक दबाव में आकर खर्च करने लगते हैं। एक और मेंटल ट्रैप है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बायस, मतलब तुरंत मिलने वाली खुशी को प्राथमिकता देना। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है जिसमें भविष्य के बड़े फायदे के बजाय अभी मिलने वाले छोटे से सुख को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो हमारे सामने हमेशा ये चॉइस रहती है, एक तरफ है तुरंत वाला मजा, अभी नया फोन खरीद लो, आज ही छुट्टी पर पैसे खर्च कर दो, और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म फायदा, भविष्य के लिए इन्वेस्ट और सेव करो। हमारा दिमाग अक्सर पहले ऑप्शन की तरफ बड़ी आसानी से खिंच जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों को जानने के बाद अपनी सोच को बेहतर कैसे बनाया जाए। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या जरूरी है। जवाब है सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब है अपनी इमोशंस पर काबू रखना, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लेना और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी देना। जो लोग सब्र और बैलेंस बनाए रखते हैं उन्हें अक्सर बेहतर फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हों। एक है स्कैरसिटी माइंडसेट, यानी कमी की मानसिकता। ये मानती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और मौके बहुत कम हैं, इसलिए ये रिस्क से बचती है। और दूसरी है अबंडेंस माइंडसेट, यानी समृद्धि की मानसिकता। ये मानती है कि मौके बेशुमार हैं और सीखने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यही सोच हमें सीखने और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। और सोर्स का ये जो कंक्लूजन है वो इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समेटता है। जब कोई इन मेंटल प्रोसेसेस को समझ लेता है और अपने फैसलों को एक बैलेंस नजरिए से देखने लगता है तो वो सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि मेंटली भी ज्यादा स्टेबल और सक्सेसफुल बन सकता है। तो इस पूरी बातचीत से क्या सीखा हमने? हमारा फाइनेंशियल बिहेवियर इन चीजों से बनता है। हमारा डर, हमारा लालच, दूसरों से तुलना करने की हमारी आदत, तुरंत खुशी पाने की हमारी चाहत और इन सबसे ऊपर हमारा अपना माइंडसेट। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, किसी की फाइनेंशियल कहानी कौन लिख रहा है, उसके हालात या उसकी अपनी सोच? रिच डैड पुअर डैड, ये नाम तो हम सबने सुना ही है ना? एक ऐसी किताब जो अमीर बनने के राज सिखाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह किताब सिर्फ पैसों के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या हो अगर इसके अंदर एक गहरा छिपा हुआ एजेंडा हो? चलिए आज इस किताब के पन्नों के पीछे छिपे हुए राजनीतिक रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, आखिर रिच डैड पुअर डैड को तो एक पर्सनल फाइनेंस गाइड माना जाता है, लेकिन अगर हम इसके सिद्धांतों की गहराई में उतरें तो पता चलता है कि रॉबर्ट कियोसाकी के विचार सीधे सीधे देश की आर्थिक नीतियों, टैक्स के नियमों और हाँ, सरकार की भूमिका पर ही तो सवाल उठाते हैं। देखिए, ये किताब किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेकर नहीं घूम रही, लेकिन ये उस पूरे सिस्टम पर उंगली उठाती है जिसमें हम सब जी रहे हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे बटुए से जुड़ा हर फैसला असल में कितना पॉलिटिकल है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और इसके पहले टुकड़े को देखते हैं, सरकार का आर्थिक ढांचा। क्योंकि किसी भी देश में आर्थिक खेल के जो नियम होते हैं वो सरकार ही तो तय करती है। इसे ना एक क्रिकेट मैच की तरह सोचकर देखिए। सरकारी तो वो अंपायर है जो नियम बनाती है कि पिच कैसी होगी, बाउंड्री कहाँ होगी और कौन से शॉट लीगल हैं। और यही नियम आखिर में ये तय करते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन हारेगी। सरकार इन्हीं सब औजारों का इस्तेमाल करती है। टैक्स का सिस्टम हो, बिजनेस के नियम हो, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज हो या फिर लेबर लॉज, इन्हीं से तो पूरी इकोनॉमी की दिशा तय होती है। और रिच डैड पुअर डैड का जो मूल तर्क है वो यही है कि जो लोग इन नियमों को समझते हैं वही इस खेल में आगे निकल पाते हैं। और इन सभी नियमों में से एक हथियार सबसे ज्यादा पावरफुल है और वो है टैक्स सिस्टम। किताब का दावा है कि टैक्स के नियम सबके लिए एक जैसे हैं ही नहीं, असल में अमीरों के लिए एक अलग ही रूल बुक चलती है। यहां जरा ध्यान से देखिए, एक तरफ है कर्मचारी जिसकी सैलरी से सीधे सीधे टैक्स कट जाता है, मतलब पैसा हाथ में आने से भी पहले उसके पास टैक्स बचाने के रास्ते बहुत कम होते हैं। और दूसरी तरफ है एक बिजनेसमैन या इन्वेस्टर जो पहले पैसा खर्च करता है और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है। ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर बनाए गए राजनीतिक नियमों का ही नतीजा है। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल उठता है, क्या ये सिस्टम फेयर है? क्या ये व्यवस्था जानबूझकर एक वर्ग को दूसरे के ऊपर फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाई गई है? किताब इसका सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन ये इस बहस की चिंगारी जरूर सुलगा देती है।
टैक्स के बाद अब आते हैं एक और बहुत बड़े सिस्टम पर, जिसे सरकार ही कंट्रोल करती है और जो बचपन से हमारी आर्थिक सोच को गढ़ता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम। कियोसाकी का सबसे बड़ा आरोप ही यही है कि हमारे स्कूल हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना तो सिखाते हैं, पर पैसा काम कैसे करता है ये कभी नहीं बताते। हमें पाइथागोरस थ्योरम तो रटवाई जाती है, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है या एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क क्या है, ये नहीं समझाया जाता। और ये सिर्फ सिलेबस का मामला नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा पॉलिटिकल मुद्दा है। जरा सोचिए, अगर एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करके फाइनेंशियल लिटरेसी को जरूरी कर दिया जाए तो ये नागरिकों की एक पूरी पीढ़ी की आर्थिक सोच को ही बदल सकता है, और आर्थिक रूप से साक्षर नागरिक बेहतर राजनीतिक फैसले भी तो ले सकते हैं। तो सरकार के नियम, एजुकेशन सिस्टम, ये सब मिलकर एक बहुत बड़े राजनीतिक और आर्थिक आइडिया की तरफ इशारा करते हैं, पूंजीवाद और पर्सनल फ्रीडम का रिश्ता। पूंजीवाद, जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये वो इकोनॉमिक ढांचा है जिसमें रिच डैड पुअर डैड के आइडियाज फलते फूलते हैं। यह सिस्टम प्राइवेट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट की आज़ादी और अपनी आर्थिक तकदीर खुद लिखने के मौके पर जोर देता है। और यहीं पर राजनीति की सबसे बड़ी बहस छिड़ जाती है। एक तरफ वो विचारधारा है जो मानती है कि समाज में आर्थिक बराबरी के लिए सरकार को इकोनॉमी पर मजबूत कंट्रोल रखना चाहिए, और दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो कहती है कि नहीं, सरकार को पीछे हटना चाहिए और लोगों को आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। और रिच डैड पुअर डैड का जो संदेश है वो बिना किसी शक के दूसरी वाली विचारधारा का समर्थन करता है। ये पर्सनल इनिशिएटिव, एंटरप्रेन्योरशिप और कम से कम सरकारी दखलंदाजी के दर्शन को प्रमोट करता है। ये कहता है कि असली आजादी तो आर्थिक आजादी से ही आती है। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं, चलिए उन्हें एक साथ जोड़ते हैं। इसका निचोड़ ये है कि आर्थिक ज्ञान यानी फाइनेंशियल नॉलेज सिर्फ पैसा कमाने का एक टूल नहीं है, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल पावर है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। जब नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और शिक्षित होते हैं तो वो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं सुधारते, बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र की नींव भी रखते हैं। वे सरकार की नीतियों को बेहतर समझ सकते हैं, उन पर सवाल उठा सकते हैं और उन्हें जवाबदेह बना सकते हैं। तो सवाल ये है कि राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक बना कैसे जाए। सबसे पहले अपने देश के टैक्स सिस्टम को समझना होगा, फिर देश की आर्थिक नीतियों के बारे में जानना होगा, और आखिर में अर्थव्यवस्था में सरकार की असली भूमिका क्या है उसे पहचानना होगा। ये ज्ञान पर्सनल और सिविक दोनों लेवल पर सशक्त बनाता है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ इस किताब के बारे में नहीं रह जाता, ये हम सब के बारे में है। रिच डैड पुअर डैड हमें दिखाता है कि पैसा और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी का भी फाइनेंशियल ज्ञान सिर्फ उसके बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर उसकी ताकत को भी तय करता है। अब सवाल यह है कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इस पर जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है कि दुनिया आज जैसी है वैसी क्यों है? कोई भी देश हो, कोई विचार हो या कोई भी सिस्टम, इन सब को सच में समझने की चाबी आखिर कहाँ छिपी है? मजे की बात यह है कि जवाब हमेशा एक ही जगह मिलता है, उनकी कहानी में, उनके इतिहास में। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अतीत हमारे आज के लिए इतना जरूरी क्यों है। और यही बात असल में इस पूरी चर्चा का सार है। देखिए, इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो हमारी अपनी कहानी है। ये हमें बताता है कि एक समाज के तौर पर हम कहाँ से चले थे और आज यहाँ तक का सफर हमने कैसे तय किया। ये हमारी सफलताओं और हाँ, हमारी गलतियों का भी आईना है। तो आज हम इस विषय को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी चीज का ऐतिहासिक पक्ष जानना जरूरी क्यों है। फिर हम समय में एक छोटा सा सफर करेंगे, उन ताकतों को पहचानेंगे जो बदलाव लाती हैं, और आखिर में इतिहास से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, एक बड़े से पेड़ को अगर समझना हो तो सिर्फ उसकी टहनियों और पत्तों को देखना काफी नहीं होता है ना, उसकी जड़ों को भी देखना पड़ता है। ठीक वैसे ही इतिहास वो जड़ें हैं जो बताती हैं कि कोई विचार या कोई समाज आज इस शक्ल में क्यों है। इतिहास एक तरह से पूरी इंसानियत के बड़े होने की कहानी है। ये हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने आग की खोज से लेकर चांद पर पहुंचने तक किन किन मुश्किलों का सामना किया और उनसे वो कैसे निपटे।
ये एक तरह से अतीत और आज के बीच का पुल है जो हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि इतिहास हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखने का एक मौका देता है, आज की जो समस्याएं हैं उनकी जड़ तक पहुंचाता है और एक बेहतर भविष्य बनाने में हमारी मदद करता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में बदलाव के अलावा और कुछ भी पक्का नहीं है। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प काम करते हैं, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। मानव समाज के विकास को अगर समझना हो तो हम इसे 3 बड़े दौर में बांटकर देख सकते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि समाज ने कैसे कैसे करवट बदली है। प्राचीन काल में खेती ने जिंदगी को एक ठहराव दिया, मध्यकाल में बड़े बड़े साम्राज्य बने और फिर आधुनिक काल में विज्ञान और तकनीक ने तो दुनिया को पूरी तरह से ही बदल डाला। प्राचीन काल में ज्यादातर लोगों का जीवन खेती के इर्द गिर्द ही घूमता था। समाज की बनावट आज के मुकाबले काफी सरल थी और लोगों की जिंदगी पर धर्म का बहुत गहरा असर था। चाहे वो मिस्र के पिरामिड हो या सिंधु घाटी की सभ्यता, यहीं से बड़े और संगठित समाजों की नींव पड़ी थी। फिर आया मध्यकाल और यहाँ सामंती व्यवस्था का बोलबाला हुआ। मतलब जमीन ही ताकत का सबसे बड़ा सिंबल थी। राजाओं और जमींदारों का राज था। धर्म का प्रभाव और भी बढ़ गया। लेकिन इसी दौर में सिल्क रूट जैसे व्यापार के नए रास्ते भी खुले, जिससे दुनिया के अलग अलग कोने पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आए और विचारों का लेन देन बढ़ा। और फिर आया आधुनिक काल। ये एक ऐसा तूफान था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गैलीलियो की दूरबीन से लेकर भाप के इंजन तक वैज्ञानिक खोजों और औद्योगिक क्रांति ने दुनिया की रफ्तार ही बदल दी। शिक्षा, आजादी और लोकतंत्र जैसे नए विचारों ने समाज की पूरी शक्ल ही बदल दी। तो हमने ये तो देख लिया कि समय के साथ समाज कैसे बदला, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव होते क्यों हैं? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इतिहास की धारा को एक नया मोड़ दे देती हैं? देखिए, इतिहास अपने आप नहीं बदलता, इसके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हमेशा काम करती हैं। कभी कोई सामाजिक आंदोलन, कभी कोई नया आविष्कार, तो कभी कोई बड़ी जंग। ये वो इंजन है जो इतिहास की गाड़ी को हमेशा आगे खींचते रहते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इन बदलावों के पीछे 4 बड़े कारण होते हैं। समाज में होने वाले बदलाव, टेक्नोलॉजी में आने वाले बड़े उछाल, युद्ध और क्रांति जैसी बड़ी घटनाएं और अलग अलग संस्कृतियों का आपसी मेलजोल। ये सभी मिलकर इतिहास को वो शक्ल देते हैं जो हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी की। शायद ये बदलाव लाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। हर नया आविष्कार, हर नई खोज इंसान की जिंदगी और समाज के ढांचे को जड़ से बदल देती है। जरा सोचिए, जब खेती के नए औजार आए तो खाने की कमी दूर हुई। फिर जब बड़ी बड़ी मशीनें बनी तो उससे बड़े बड़े शहर बसने लगे। और आज इंटरनेट और मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी ने तो पूरी दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। टेक्नोलॉजी हमेशा से ही इतिहास का रुख मोड़ने वाली एक जबरदस्त ताकत रही है। दूसरा बड़ा कारण है युद्ध और क्रांतियां। सुनने में ये विनाशकारी लगते हैं और होते भी हैं, लेकिन अक्सर यही वो मोड़ होते हैं जहां से समाज एक नई दिशा लेता है। ये पुरानी और जर्जर हो चुकी व्यवस्थाओं को तोड़कर नई व्यवस्थाओं के लिए जगह बनाते हैं। कई बार इन्हीं बड़े संघर्षों के बाद नई सरकारें बनती हैं, लोगों को नए अधिकार मिलते हैं और समाज में बराबरी लाने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। तो कह सकते हैं कि कई बार विनाश के बीच से ही एक नए निर्माण का रास्ता निकलता है। तो इन सारी बातों से हम आखिर सीखते क्या हैं? इतिहास का अध्ययन हमें सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि ये हमें आज और आने वाले कल के लिए कुछ बहुत जरूरी सबक भी देता है। जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि इतिहास सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला कोई विषय नहीं है, बल्कि ये सीखने और आगे बढ़ने का एक प्रैक्टिकल टूल है। ये हमें समझने में मदद करता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। अगर हम इतिहास की 3 सबसे बड़ी सीख की बात करें तो वो ये है। पहला, बदलाव एक नेचुरल प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता। दूसरा, मुश्किलें और चुनौतियां तो विकास का हिस्सा ही हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। और तीसरा, हम अपने पुराने अनुभवों से सीखकर एक बेहतर कल बना सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो एक कॉन्सेप्ट में है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य।
इसका सीधा सा मतलब है किसी भी घटना को उसके अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक माहौल में रखकर समझना। ये हमें बताता है कि उस वक्त के लोगों ने जो किया वो उन्होंने क्यों किया। और अंत में एक सवाल जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, अपने आज को बेहतर ढंग से समझने के लिए क्या हम अपने कल को जानने की कोशिश करते हैं? क्योंकि किसी भी कहानी को पूरी तरह समझने के लिए उसकी शुरुआत जानना बहुत जरूरी है।